गुलाम आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू पे हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया जो आज के इस नस्ल के और आगे आने वाले हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत मुनासिब है और बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए समझना कि इस इवॉल्विंग दुनिया में, इर्तिकाई दुनिया में, जहाँ इर्तिका के मनाजिल पहले के मुकाबले बहुत तेज़ हो गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है पहले के मुकाबले बहुत तेज़ हो गया है। तो उसमें हम एक एज ए इंफरादी तौर पे और एज ए कम्युनिटी के तौर पे हमारा एग्जिस्टेंस के लिए हमारे इर्तिका की क्या ज़रूरत है, ताकि वक्त के साथ हमारे अंदर हम आहंगी हो सके। ये वक्त के साथ हम आहंगी हमारे जो बेसिक बिलीव है और बेसिक कल्चर है उसके साथ ज़रूरी नहीं कि हमें कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े, उस विदाउट कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। ये अगर हम गौर से देखें तो ये हमें समझना है। लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि ये 4 हक़ाइक़ हैं जिसके तनाजुर में हमें ये देखना पड़ेगा। 4 हक़ाइक़ ये हैं कि सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। प्योर सोसाइटी के ज़माने ख़त्म हो गए। आज आपको सिंगापुर में इंडिया टाउन मिलेगा, तो आपको लंदन में मिलेगा, तो आपको हाइड पार्क के आसपास मिलेगा, तो आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, आपको सऊदी अरब में हिंदुस्तान मिलेगा और हिंदुस्तान में सऊदी अरब मिलेगा। आपको जापान में बहुत अच्छे उर्दू बोलने वाले मिलेंगे, जापानी लोग, और आपको इतनी खूबसूरत उर्दू बोलने वाले बीजिंग में भी लोग मिलेंगे, शंघाई में भी मिलेंगे। तो वो जो एक दौर था जहाँ पे छोटी छोटी रियासतें होती थीं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग होते थे, मज़हब के लोग होते थे, एक ख़ास सकाफ़त के लोग होते थे, वो ज़माने बदल गए। सोसाइटी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और प्योर सोसाइटी आगे आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी। हमें एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जहाँ हमारे बगल में हो सकता है कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बगल में कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो सकता है एक वियतनामी रहता हो सकता है कि कोई जिम्बाब्वे का आदमी रहता हो सकता है कि कोई सिंगल लेडी रहती हो। तो ऐसे समाज में जहाँ के हर किस्म के लोग एक जगह इकट्ठे हैं, आप मेरे बगल में नेबर्स हैं, इस समाज में हम अपनी बात, अपनी आइडेंटिटी भी महफूज रख सकें और इस तरीके से जिएं कि हमारी बारे में दूसरों की राय अच्छी हो। क्योंकि ये ज़माना हमारी, ये क्या, हर ज़माने में इमेज जो होती है हमारी शख्सियत की, वो हमारे जीने में बड़ी मदद करती है या हमें हमारी लाइफ पे बड़ी इन्फ्लुएंस करती है, कभी अच्छा कभी ख़राब। तो एक तो ये हो गया। तो चूँकि सोसाइटी बदल रही है, इस हिसाब से वर्क प्लेस उससे भी ज़्यादा बदल रहा है। वर्क प्लेस जो है, पहले सरकारी वर्क प्लेस हुए करते थे ज़्यादातर, उसमें सरकारी रूल होते थे। अब धीरे धीरे सरकारी ख़त्म हो रहे हैं और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह बड़ी होती जा रही हैं और वो इतनी बड़ी होती जा रही हैं कि सरकारी, आज गूगल के पास या टेस्ला के पास या फेसबुक के लोगों के पास या हिंदुस्तान में रिलायंस के पास, टाटास के पास इतना पैसा है जो कि बहुत सारे मुल्कों के सालाना बजट से ज़्यादा है। आज हिंदुस्तान में गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एक ज़माने में सिविल में होते थे रेलवे, उनसे ज़्यादा बड़े एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं।
अच्छा, इन ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले ये था कि लोकल शहर के लोग होते थे, अभी हर जगह के लोग होते हैं। और ऐसा भी होता है, जैसा हमें मोहम्मद अली शेख साहब बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर में तो आप हिंदुस्तान में, आपका बॉस बैठा हुआ है जिनेवा में, और जिनेवा के नेक्स्ट बॉस बैठा हुआ है मेलबॉर्न में, और आप लोग बात भी कर रहे हैं और उनकी इज्जत भी कर रहे हैं। तो किसी समाज में, और ऐसे इवॉल्विंग समाज में जहाँ पे हमारे आसपास के लोग ऐसे कल्चर से, ऐसे सकाफ़त से बिलोंग करते हैं जिसके बारे में हमें पूरी मालूमात नहीं है, उनके साथ अपने सकाफ़त को बचा करके, अपने तरीक़े से रहते हुए उनके सकाफ़त को भी प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी। और ये जो है ना, म्यूचुअल एप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं, बुनियादी तौर पे हम आपकी इज़्ज़त करें, आप हमारी इज़्ज़त करें, ऐसी इक्वेशन कायम करने की ज़िम्मेदारी हमारी बिहेवियर का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर हमने ऑफिस में अपने मज़हब के इश्यूज़, अपने घर के इश्यूज़ और वो चीज़ें जो हमने अपने वालिदैन से सीखी हैं कि बहुत अच्छी हैं, और उनको बताने की कोशिश करें, तो ये जो है एक तरीक़े का, उसमें ऑफिस के रिलेशनशिप में खिंचाव के जगह पे आप पहुंच जाएंगे, तनाव की जगह पे पहुंच जाएंगे, फ्रिक्शन की जगह पे पहुंच जाएंगे। और एक बुनियादी बात मैं बताना चाहता हूं कि समाज जो है, कल्चर जो है, सकाफ़त जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, ये ऑर्गेनिक है। ये धीरे धीरे ग्रो होता है, बदलता है। जैसे ऑर्गेनिक में हमारे सेल नए पैदा होते हैं, कुछ सेल झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, हमारे दिमाग के खलिए बनते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ नए जाते हैं। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक तरीक़े से, या किसी इंसानी या किसी नबाताती ज़िंदगी में बदलाव आता है, वैसे ही समाज में भी बदलाव आता है। लेकिन वर्क प्लेस का जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, वो ऑर्गेनिक नहीं होता। वो उसके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो जो समाज है वो ऑर्गेनिक सकाफ़त है, वो धीरे धीरे बदल रही है। आज मुग़लों के ज़माने के मुसलमान और हमारे आज के इस आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की सकाफ़त में बहुत, सकाफ़त क्या, उर्दू में बहुत फ़र्क है। इवन गालिब की उर्दू, जो कि गालिब के खतूत में है, वो उर्दू आप पढ़िए और आज की उर्दू पढ़िए जो हम लोग बोलते हैं, मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क है ना, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो अगर कोई ये सोचे कि वो गालिब के ज़माने की उर्दू को दोबारा ज़िंदा करेगा, तो ये जो ऑर्गेनिक नेचर है समाज के इवॉल्व होने का, ज़बान के इवॉल्व होने का, खाने के इवॉल्व होने का, हमारे कपड़ों के पहनने के इवॉल्व होने का, उसके अगेंस्ट में हम करेंगे, जो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम क्या, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हो सकती, चाहे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी बड़े मुल्क की हो, चाहे छोटे मुल्क की हो, क्योंकि वो काउंटर करंट एफर्ट कर रही है। सो जो हमारा कल्चर है, सकाफ़त, उसको हमें ऑफिस के कल्चर से सेपरेट रखना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। ये एक बड़ा इशू है जिसको मैं थोड़ा सा, तीसरी हकीकत, मैंने दो हकीकतें बताई, समाज बदल रहा है और वर्क प्लेस की डेफिनेशन बदल रही है, वर्क प्लेस पब्लिक होते जा रहे हैं, उसमें दुनिया के हर किस्म के लोग, अलग अलग सकाफ़त के लोग साथ काम कर रहे हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई सामान बेच रहा है, अमेज़न सामान इंडिया में बेच रहा है, वॉलमार्ट सामान वियतनाम में बेच रहा है, लेकिन उसकी ख़रीदारी न्यूयॉर्क में हो रही है, सामान बन रहा है सिंगापुर में, बेच रहा है अफ्रीका में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कल्चर अलग हैं, पुराने ज़माने के रूल नहीं चलेंगे। तीसरी बात और चौथी, तीन हकीकत मैं जल्दी कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुलाम आरिफ साहब थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं वक्त के हिसाब से, और मेरी बात ख़त्म नहीं हो रही है। तीसरी हकीकत है कि दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ बीइंग हाईजैक्ड, रादर पब्लिक ओपिनियन इज़ बीइंग इंजीनियर्ड। ये इंजीनियर मतलब जैसे कोई चीज़ नेचुरल होती है, पब्लिक ओपिनियन वो अब नेचुरल नहीं है, उसके लिए एक डिज़ाइन होता है कि ऐसा ऐसा करो तो पब्लिक ओपिनियन बन जाएगी। और पूरी दुनिया में तमाम कैपिटलिस्ट, तमाम सरमाएकार लोग, तमाम बड़ी इंडस्ट्रियाँ जानती हैं कि पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में कैसे किया जाए और गवर्नमेंट को अपने साइड लाया जाए, और उनके पास दुनिया की बेताशा दौलत है।
वो आपके जहन को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो बातें करते हैं। और दुनिया में इसके नतीजे में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, राइट विंग रेडिकलिज्म बढ़ रही है। अमेरिका में भी लोग ये नारा देते हैं कि अमेरिका में हम पास्ट ग्लोरी का, अमेरिका अभी ग्लोरियस स्टेट पे है, दुनिया की 25% GDP उसके हाथ में है। इसके बाद भी हम बोलते हैं कि गोल्डन ग्लोरियस, ये पिछले इलेक्शन में नारा था अमेरिका कि हम ग्लोरियस पास्ट अमेरिका का हासिल करेंगे, और ये जो बाहर से इमिग्रेंट आए ये अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे नारे हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, ऐसे नारे बांग्लादेश में भी हो सकते हैं, ऐसे नारे पूरे साउथ अमेरिका के ब्राज़ील, वेनेजुएला, यूरुग्वे सब जगह चल रहे हैं। एशिया बेस्ड ऑन रिलीजन, बिलीफ्स हर जगह चल रहे हैं। ये चल रहे हैं पब्लिक ओपिनियन बना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ़ायदे के लिए, और आज की फ्यूचर की डेमोक्रेसी में ये ख़त्म नहीं होने वाला। और ये बैनुल-अक़वामी है, प्रोजेक्ट है, बैनुल-अक़वामी इसका असर है, दुनिया के हर मुल्कों में है, और किसी के पास इसकी तोड़ नहीं है उस तरीक़े से जो है। तो ये रेडिकलिज्म जो इंडिया में आ रही है ये हकीकत है, ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हकीकत रहेगी, और इस हकीकत को हम बदलने के बजाय इस हकीकत के साथ अपने आप अपनी ज़िंदगी की रास्ते को इस तरीके से बनाएं कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें। चौथी बात ये भी है कि सोसाइटी, ये एक बड़ा टॉपिक है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, मैनेजमेंट स्कूल का, कि सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट करती, और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेपरेट किया जाए कि इंडिविजुअल अगर कोई अपने कल्चर के हिसाब से करना चाहता है, कुछ चीज़ खाना चाहता है, उसकी अपनी ज़रूरियात हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में लेडीज़ एम्प्लॉय जो हैं बच्चे लेके जा सकती हैं अपने छोटे बच्चे, उनके क्रेशे है, उनके लिए सारे अरेंजमेंट है। कुछ लोग खेलना चाहते हैं वहीं खेल सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर इवॉल्व करना कि वो सकाफ़त के वो उसूल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ कोलाइड नहीं हो रहे हैं उनको ले लिए जाए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव कल्चर। इसी कल्चर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते आज से 20 साल बाद 50% पार्टिसिपेशन वर्क प्लेस में औरतों का नहीं होगा, होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो रोकने की कोशिश करेंगे जो लोग, वो लोग नुकसान में रहेंगे। फ्यूचर के होम, फ्यूचर के ख़ानदान सिंगल कमाई पे नहीं रह सकते। लाइफ इज़ बिकमिंग प्रिटी एक्सपेंसिव। घर ख़रीदारी से लेके जिक्र कर रहे थे, बहुत महंगा है। घर से लेके एक घर सेटअप करने के लिए कंप्यूटर, वायरलेस, ऑल दोस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इतना हाई है कि अकेला एक आदमी नहीं कर सकता आज के आने वाले दिनों में। तो हमें हमारी सोसाइटी को इस बात को करना पड़ेगा कि लड़कियां, औरतों को किस तरीक़े से हम इंक्लूसिव करें कि उनके हुकूक कहीं भी अफेक्टेड नहीं हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो, और हमारी वर्क प्लेस में पार्टिसिपेशन भी हो और सकाफत भी बाकी रहे। बट द क्वेश्चन इज़ कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन बढ़ गया है, लाइक इस्लामिक एजुकेशन और एनीथिंग। तो इंस्टीट्यूशन और स्कूलिंग ये कम्युनिटी बेस्ड हो गया है और हमारे बच्चे ज़्यादातर उसी में जा रहे हैं। सिक्योरिटी बोलिए, कुछ भी चीज़ बोलिए। और दूसरा चीज़ ये है कि घेटोइजेशन शहरों में ज़्यादा है बनिस्बत रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में नेचुरली वो मिंगलिंग हो रहा है सोसाइटी का, और वो एक्सेप्टेबल है कि लाइक कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो सब साथ मिलके कर रहे हैं, कोई शादी हो रही है तो सब एक दूसरे के इसमें जा रहे हैं, खान पान भी तकरीबन सेम और कल्चर भी सेम। लेकिन शहरों में ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज माइंडेड होते जा रहे हैं। मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल होने चाहिए। अब वो ज़रूरी भी है एक तरीके से, लेकिन उससे ये फेस हो रही है कि टॉलरेंस कम हो रहा है दूसरे कम्युनिटी के लिए, या फिर हम बचपन से ही उसके लिए अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हो पा रही है कि हम किसी और कल्चर को उस तरह से एक्सेप्ट करें। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं? और जो लोग इस चीज़ के स्टडी कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं या इस चीज़ के तालिब इल्म हैं कि समाज कैसे बदल रहा है
और मुस्लिम समाज कैसे बदल रहा है, उनके लिए ये एक बड़ी बात है। पहले इसमें 3-4 अनासर हैं जो शहबाज साहब ने बोले कि गांव वाले लोग तो उनको वो कल्चरल आइडेंटिटी के मौके नहीं मिलते, दे हैव टू मर्ज, ये भी एक हकीकत है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये हकीकत सही है तो भी बुराई क्या है? और अगर ये बुराई है कि कल को उन लोगों में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहेगा, ऐसा डर है, ख़दशा है, तो इस पे कुछ बात की जा सकती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अपने ज़ाती तजुर्बे से कि जो लोग इन इलाक़ों से आते हैं जहाँ पे बहुत गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे मुसलमान होते हैं। और वो इसलिए होता है कि वो सबके साथ बड़े आराम से मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ उर्दू ज़बान, कल्चर। अब आप क्या कहेंगे बंगाल के मुसलमानों के बारे में? उनको उर्दू भी नहीं आती, उनका इस्लाम थोड़ा सा अलग है। या केरला के, या आप मलेशिया के मुसलमान देखिए। मलेशिया अगर आप लोगों को कभी जाने का इत्तेफाक हो तो मलेशिया में तकरीबन 50% औरतें आपको काम करती हुई दिखेंगी। 50 मतलब वर्क फोर्स में 50% औरतों का पार्टिसिपेशन मिलेगा। और वो हर जगह एक रुमाल सर पे बांधे रहेंगे, एक लूज़ कुर्ता पहनेंगी और एक जीन्स जैसा या ट्राउज़र जैसा चीज़ पहनेंगी, और हाई हील रहेगी, सैंडल रहेगी, और बाकी जो औरतें लवाजमात करती हैं मुंह में, वो सब उनका रहेगा। एंड दे आर वेरी गुड मुस्लिम। तो ये जो कौन सा वर्जन इस्लाम का, क्योंकि हम लोग इस्लाम को सिर्फ पहनावा या बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं, और ये हमारा काम तो नहीं है कि ये वाला इस्लाम सही है या ये वाला इस्लाम सही है। ये तो अल्लाह मियाँ का काम है। मैं ये कह रहा था कि जो आपने बात बताई कि ऐसे लोग जो कि रूरल एरिया में आ रहे हैं, हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का नॉन मुस्लिम सेंटर से है, वो लोग आ रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में ऐसा ना हो कि 10-20 किस्म के इस्लाम हो जाएं कुछ सालों के बाद, तो हम आहंगी पैदा करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के साथ। ये एक चैलेंज है। आप लोग ने ये डिबेट बहुत अच्छी शुरू की और कंक्लूड ना होने का वो था, इतना वक्त भी नहीं था, और ये ऐसी डिबेट्स लंबी चलती हैं और चलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने आइडेंटिटी को बचाने का क्वेश्चन है, और हमें इकोनॉमिकली रिहेबिलिटेट होना है अपने बाकी हिंदुस्तानियों के साथ। वर्क प्लेस का कल्चर डिटरमाइन करता है वर्क प्लेस के बॉस जो ओनर है, और उसका मेन कल्चर का ये होता है रीज़न कि आउटपुट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, पैसा कमाए। और जब आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आपको इस कल्चर को इन्हांस करना है। अगर आप आउटपुट दे रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, यू विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी। अब रहा ये कि अपने तशख़्ख़ुस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने मज़हब को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने ये देखा कि आजकल जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे खाने का इशू आपने बोला, ये आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ देंगे, आपके मज़हब के बीच में नहीं आ रहे हैं। नहीं खाएं। हमारे बच्चों उनको बोला कि नहीं, आप जैन है, यहाँ का हॉस्टल जैन चलाते हैं, आप अंडा नहीं खाओगे, नहीं खाओ भाई। आई यूज़ टू गो, दे यूज़ टू टेक इन कार अंडा और वॉट एवर इट इज़। सो इस तरह की थोड़ी बहुत तकलीफ़ें वो इंजीनियर्ड हो रही हैं। आप जैसे एक अच्छा क्रिकेटर जानता है कौन सी बॉल को खेलना है, किसको हिट करना है और किसको डक करना है। बहुत सारे आजकल के इश्यूज़ हैं जिनको डक कर दीजिए, आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए, एज इफ़ दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। और हारमोनी बनाए रखिए, वर्क प्लेस पे आइडेंटिटी बनाए रखिए बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के आइडेंटिटी बनाए रखिए, अपने रिलीजन पे अच्छे से कायम होइए। और जो रिलीजन के 4 बुनियादी सुतून हैं, ईमान, इबादत, इखलाक और मामलात में पक्का होना।